ठीक है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। स्टडी कैपिटल में आप सभी का स्वागत है और ज़ोरदार स्वागत है। जैसे कि आप लोग का जो भी चल रहा था, होली वगैरह का त्यौहार, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। त्यौहार वगैरह के माहौल से आप लोग बाहर आ चुके हो और आपके दिमाग में एक प्रेशर चल रहा होगा अपने टारगेट को लेकर के। टारगेट क्या आपका इस समय होगा, हमें कौन सी यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में हमें पहुंचना है। ठीक है, ये सभी दिक्कत बच्चों के दिमाग में इस समय, जो भी 12th पास किए होंगे बच्चे, ठीक है, उन सबके दिमाग में चीज़ चल रही कौन सी यूनिवर्सिटी हमें मिलने वाली है। ठीक है, और जो उनका सपना होगा वो यूनिवर्सिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी कन्फ्यूजन बच्चों के माइंड में चल रही होगी, मुझे पता है ये बात। तो इसी क्रम में हम आपके लिए बैच लेकर के आए हैं, जिस बैच का नाम है प्रेरित बैच। ठीक है, ये प्रेरित बैच आप लोग को पूरी तरीके से हेल्प करेगा, आपको अपनी जो सपना है, जो ड्रीम है, जिस यूनिवर्सिटी में जाने की, ठीक है ना, वहाँ पर आपको पहुँचाने में कहीं ना कहीं ये काफ़ी कोर्स हेल्प करने वाला है। और हम लोग लास्ट तक आपके साथ बने रहेंगे इस बैच के साथ। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और इस प्रेरित बैच को आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, रोमन सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर जो भी फैकल्टी, काफ़ी बेस्ट फैकल्टी आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, और जो भी फैकल्टी, जो भी टीचर है यहाँ पर, वो भी बेस्ट टीचर है, और क्योंकि वहाँ पर अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी के टीचर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सब आपको अच्छे तरीके से गाइडलाइन करेंगे, क्योंकि एक टीचर जो होता है एक मार्गदर्शक होता है। आप खुद से भी कर सकते हो, नो डाउट, स्टूडेंट चाहे तो कुछ भी कर सकता है खुद से, बट जो एक गुरु होता है वो एक मार्गदर्शक होता है। अगर कोई आपको एक अच्छा रास्ता दिखाने वाला हो जाए ना, आपको आपकी मंजिल बहुत आसानी से मिल सकती है। ठीक है, कोई रास्ता बता दे कि इस रास्ते से चलो वहाँ पहुँच जाओगे, तो आप आराम से वहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन आपको अगर रास्ता पता ना हो कि वहाँ पहुँचना कैसे हो, तो आप भटकते चलोगे, तो भटकने में समय लग सकता है। लेकिन कोई निश्चित रास्ता बता दे कि इस रास्ते पर चलो वहाँ पहुँच जाओगे, तो बहुत ही आसानी से आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, ईजी वे में पहुँच सकते हो। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ इस प्रेरित बैच में। ठीक है, और आप इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हो। ओके, तो देख सकते हो कि ये काफ़ी एफोर्डेबल प्राइस है इस कोर्स का, 999 रुपये, 999। ठीक है, ओनली एंड ओनली 1000 रुपये, 999 रुपये कुछ नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है ना, काफ़ी एफोर्डेबल है। और 1000 रुपये, 999 रुपये अगर आपको एक यूनिवर्सिटी दिला रही है जहाँ पर कि आप पहुँचना चाहते हो, बेस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया की, तो आप 1000 रुपये कुछ नहीं है इसके लिए, 999 रुपये कुछ नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है, देखो ये बैच फ्री भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि फ्री नहीं हो सकता है, लेकिन समस्या क्या है कि फ्री में क्या होता है, कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिनका मन नहीं होता, बस वहाँ पे कुछ भी करते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये वही बच्चे यहाँ पर आएंगे जो कि एक सच में उनको एक वहाँ पर पहुँचना होगा, सच में उनका कुछ एक ड्रीम होगा कुछ पाने की, तो वो लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे और वहाँ तक हम और हमारी टीम, जो भी टीम के मेंबर हैं, ठीक है, आपको हेल्प करेंगे आपके सपनों तक पहुँचाने में। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, जो कि सीयूटी डोमेन्स के लिए। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और MCQ देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का पैटर्न कैसा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पैटर्न कैसा है इंडियन पॉलिटी का, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है। और देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और कैसे ट्रेंड हैं क्वेश्चन के। ठीक है, क्या हमको आता है, क्या क्वेश्चन अगर हमें नहीं आ रहा है फिर भी क्या हम उसे कर सकते हैं, हमें कुछ भी नहीं आता है तो क्या फिर भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है, इस चीज को भी देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। ओके, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सभी दिए हुए, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हैं इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। ये जो काल क्रम में लगाने वाले क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेट याद होना चाहिए। अगर आपको डेट नहीं याद है इस क्वेश्चन के लिए तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, पहली बात ये है। तो क्रोनोलॉजी के लिए डेट मस्ट है याद करना। आइए देखते हैं पहला क्या क्या क्वेश्चन है। कि सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, जो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था, उसने अफगानिस्तान पर अटैक किया था।
अब जाहिर सी बात है कब किया था हमें जानना होगा, तभी तो हम लगा सकते हैं। तो ये अटैक हुआ था 1979 में, 1979 में। बात समझ में आ रही है? 1979 में अटैक हुआ था अफगानिस्तान के ऊपर सोवियत यूनियन का। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, बर्लिन वॉल, बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था। अच्छा, आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि बर्लिन वॉल बना क्यों था? व्हाट वाज द रीजन टू फॉर्म बर्लिन वॉल? बिल्ट क्यों किया गया था बर्लिन की दीवार को? जानेंगे हम इसके बारे में भी। पहले जान लें कि बर्लिन की वॉल गिरी कब थी। फॉल की बात कर रहे हैं, कब गिराया गया था इसको? तो गिराया गया था इसको 1989 में, 1989, ठीक है। और अगर मंथ बोलूँ तो नवंबर के महीने में, ठीक है, नवंबर के महीने में 1989 में इसको गिरा दिया था। डेट बताऊं तो 9 तारीख को, ठीक है, 9 को, ठीक है। तो इस डेट को, इस तारीख को, इस महीने को बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था। उसके बाद है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जो था, जो कि एक बहुत बड़ा, है ना, कंट्री हुआ करता था, जो कि टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो डिसइंटीग्रेट कब हुआ ये जानना होगा हमें। तो ये डिसइंटीग्रेट होता, टूटता कब है? 1991 में, 1991 में। बात समझ में आ रही है? उसके बाद है कि रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, है ना, 1917, 1917। ये 9th का भी क्वेश्चन, 9th के बच्चे अगर देखेंगे ना इस क्वेश्चन, अरे यार ये तो मुझे आता है, ये तो मैं कर लूंगा, भले कुछ आए ना आए, ये जरूर उनको आता होगा, ठीक है। ओके, अब बात है वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट की बात करें, ये कब साइन होना शुरू हुआ था? 1955 में ये आया था पिक्चर में, वार्सो पैक्ट, 1955। अभी इन सभी के बारे में डिटेल्स में थोड़ा सा मैं बात करने वाला हूं, ठीक है, कि कौन क्या था, किसका रीजन क्या था, क्यों बर्लिन वॉल टूटा, वार्सो पैक्ट क्यों बना, ये सभी के सभी डिस्कशन यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले हम लोग आंसर को चेक करते हैं कौन सा आंसर सही होगा, उसके बाद आते हैं हम लोग इसके क्रम में। तो सबसे पहले कौन सा होने वाला है भाई? सबसे पहले तो देखो रशियन रेवोल्यूशन हो रहा है 1917। पहले क्या, सबसे पहले नंबर पर ये हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले डी आएगा। तो डी सबसे पहले कहाँ आ रहा है? देखो डी एक बार यहाँ आ रहा है और एक बार यहाँ आ रहा है, सबसे स्टार्टिंग में। चलो, तो रशियन रेवोल्यूशन के से तो हम लोग आंसर को तक पहुँच नहीं पाए, 50-50 पहुँच चुके हैं हम लोग, 50-50 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग 1917, 1917 के बाद कौन सा आ रहा है? 1955। मतलब कि दूसरे नंबर पे ये होने वाला है, मतलब कि डी के बाद ई। तो डी के बाद ई कहाँ आ रहा है? देखो यहाँ पर आ रहा है, दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर है आपका। तो इस तरीके से ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। बात समझ में आ रही है? मतलब कि एक्यूरेसी होनी चाहिए आंसर अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो। बात समझ में आया? उसके बाद बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, मैंने सब लिख दिया हुआ है जो भी इसका आंसर है। अब देखते हैं बर्लिन वॉल कब बना था। बर्लिन जर्मनी, ठीक है ना? तो जर्मनी जो था वहां पर बर्लिन की जो कैपिटल है वहां पर बनाया गया था वहां पे, ठीक है ना? तो यहां पर देखो बर्लिन, मान लो कि एक जर्मनी है, समझ लेना कि मान लो ये जर्मनी है, लेट्स से दिस इज जर्मनी। तो जर्मनी में क्या हुआ कि इस तरीके से जब WW2 खत्म हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ कि जो दो कंट्री पावरफुल अपना पावर दिखाने की कोशिश कर रहे थे पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, एक था USSR और एक था US। USSR अपनी पावर दिखा रहा था, USSR अपनी पावर दिखा रहा था, ठीक है, कि मैं पावरफुल हूं तो मैं पावरफुल हूं। ऐसी होड़ मची हुई थी पूरे के पूरे वर्ल्ड में। मतलब कि पूरा वर्ल्ड 2 गुट में बट चुका था, एक USSR और एक US। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कोल्ड वार की सिचुएशन। क्या बोलते हैं हम लोग? कोल्ड वार, ठीक है ना? मतलब कि कोल्ड वार का मतलब ये है कि लगातार हम सामने सामने का युद्ध नहीं कर रहे हैं। मैंने मिसाइल छोड़ा, उसने भी मिसाइल छोड़ा, ठीक है ना? मैंने कोई रॉकेट लॉन्च किया तो उसने भी कोई रॉकेट लॉन्च किया। मतलब कि उसका देखा देखी वो भी कर रहा है, मेरा देखा देखी वो कर रहा है। ऐसी बातें चल रही थी यहाँ पर, ठीक है। इसे बोलते हैं कोल्ड वार की सिचुएशन। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर सभी कंट्री जो थे 2 गुट में बट रहे थे। कुछ USSR के साथ जा रहे थे और कुछ US के साथ जा रहे थे।
अब यहां पर क्या धीरे धीरे इस क्रम में क्या हुआ कि लोगों ने एक अपना मिलिट्री अलायंस स्थापित कर लिया था। क्या? मिलिट्री अलायंस। ठीक है, कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मिलिट्री संबंधित जो भी दिक्कत आएगी आप मेरे खेमे में आ जाओ। ठीक है ना, तो मेरे अलायंस में आ जाओ, मेरे गठबंधन में आ जाओ। तो जो लोग भी यूएस के गठबंधन में आए, यूएस के अलायंस में आए, उसे कहा गया क्या? नाटो। उसे क्या कहा गया? नाटो। बात समझ में आ रही है? जो भी यूएस के साइड आए उसे बोला गया नाटो, और जो लोग भी यूएसएसआर के साथ आए वो लोग साइन किए वार्सो पैक्ट। ठीक है, यहां पर लिखा था वार्सो पैक्ट, तो जो लोग भी यूएसएसआर के साथ आए वो लोग क्या साइन किए? वार्सा पैक्ट। बात समझ में आ रही है मेरी? तो जो लोग आ रहे हैं इसके साथ वो साइन करें वार्सो पैक्ट, जो इसके साथ आ रहे हैं वो करें नाटो। नाटो 1949 में पिक्चर में आया, वार्सो पैक्ट 1955 में पिक्चर में आया। बात समझ में आ रही है? 1955 में पिक्चर आया। इसी क्रम में जर्मनी भी पिक्चर में आया कि भाई जर्मनी में दो प्रकार के लोग थे, कुछ यूएसएसआर को मानते थे कि हम इसके तरफ साइड हैं, और कुछ कहते हैं हम यूएस के साइड हैं। यूएस जो था एक कैपिटलिस्ट कंट्री था, कैपिटलिस्ट कंट्री था। ठीक है, और ये समझ सकते कम्युनिस्ट या फिर सोशलिस्ट कंट्री बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो सोशलिस्ट कंट्री यूएसएसआर उभर के आ रहा था, तो यहाँ पर जो जर्मनी था दो टुकड़ों में बढ़, जो ईस्ट वाला पार्ट था ये हो गया, ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया। जो ये ईस्ट वाला पार्ट था ये यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा था, जो वेस्ट पार्ट था ये इसको सपोर्ट कर रहा था। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से 1961 में 1961 में 1961 में क्या बना? बर्लिन की दीवार बन गई। बर्लिन की दीवार, बर्लिन वॉल कब बना? 1961 में बना था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 1961 में क्या बना था? बर्लिन की दीवार बनी थी, और गिराया कब गया? 1989 में, जब इनको ये लग गया कि नहीं अब जो रसिया है वो पावरफुल नहीं रहा, ठीक है, इसकी पावर कम हो चुकी है, अब ये डिसइंटीग्रेट होने वाला है, तो यहाँ पर बर्लिन की दीवार भी कहीं ना कहीं गिर गई। अब ये क्या हो गए? एक देश हो गए, और ये क्या सपोर्ट, इसको यूएस को सपोर्ट करना शुरू कर दिए। तो ये पूरी की पूरी एक हिस्ट्री है। ठीक है, पॉलिटिक्स है ना, ये जो पूरी पॉलिटी जो चल रही थी इसका क्रम हम लोग देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर 2 के साथ आंसर सही है। तो ये पूरा इसका पीछे का कहानी थी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, कहानी के साथ समझेंगे कि क्या सिचुएशन हो रही थी उस समय, जो यहाँ पे परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने बैच में चीज़ों को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे चीज़ों को। और आप अगर इस तरीके से पढ़ाई करते हो तो आप जल्द से जल्द अपने, ठीक है ना, पहुँच जाओगे जो भी आपका एम है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। कह रहा है कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या थे डिसइंटीग्रेट ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जो टूट गया उसका कारण बता दो, कॉन्सिक्वेंस क्या था, उसके परिणाम क्या हुए। ठीक है, तो करें किसके कारण टूटा था ये? ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। देखो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ जुड़ा नहीं है इससे, तो ये मतलब ये क्या है मैं बता दूंगा उसको। अब समझ लो क्या है भाई। देखो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जो 9/11 अटैक हुआ था कहाँ पर? यूएस में। कहाँ पर? यूएस में। जो 9/11, अब 9/11 अटैक क्या है ये भी समझ लो। 9 जो है ये मंथ है, अक्टूबर का महीना जिसे 9 बोलते हैं, 11 तारीख था, और जो साल था 2001 था। बात समझ में आ रही है? 11 अक्टूबर 2001 को जो यूएस की बिल्डिंग पर अटैक किया गया, 4 हवाई हमले किए गए, ठीक है ना, जो पेंटागन के बगल में, जो कि पहले पेंटागन जो है कि यूएस का मिलिट्री बेस है, वहां पर अटैक हो चुका था बगल में। तो यूएस को एक खतरा नजर आ रहा। देखो मैं एक कहानी बताता हूं, जब इंडिया हमेशा कहता था कि टेररिज्म फैल रहा है, टेररिज्म फैल रहा है, तो यूएस उसको इग्नोर करता था, ऐसे ही बोलते रहते हैं सब। पाकिस्तान से लड़ाई चलती है तो पाकिस्तान को बेइज्जत करता है, क्योंकि पाकिस्तान को कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था यूएस। लेकिन जब समझ में आया कि नहीं सच में टेररिज्म, जब इनके ऊपर जब खुद पे अटैक हुआ तब इनको समझ में कि नहीं टेररिज्म में कुछ चीज़ होता है। ठीक है, तो जब अपने पे बीतता है तब लोगों को समझ में आती क्या होता है। तो वैसे जब इनके ऊपर जब अटैक हुआ, हवाई हमला हुआ 9/11, तब सब बुद्धि खुली कि हाँ भाई टेररिज्म होता है। उसके बाद फिर अफगानिस्तान में घुसते हैं ये क्या करने के लिए, वहाँ पर हम टेररिज्म खत्म करेंगे, टेररिज्म मिटाएंगे, अफगानिस्तान टेररिज्म फैला रहा है। ठीक है, तो ये चलता है बात यहाँ पे, समझ में आया? ग्लोबल वॉर ऑन टेरर कोई मतलब नहीं है इससे, इसका, ठीक है, इससे कोई संबंधन नहीं है, ठीक है ना, संबंध नहीं है। सेकेंड है इंड ऑफ कोल्ड वार कन्फ्रंटेशन। कह रहे कि कोल्ड वार कन्फ्रंटेशन खत्म हो जाता है, ठीक है ना, तो ये सही है, इसके साथ सहमत है, ठीक है ना। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट
ठीक है, एंड ऑफ कोल्ड वार हो जाता है। कोल्ड वार जो चल रही थी ना खत्म हो जाता है जब सोवियत यूनियन टूटता है। तो भाई टूट ही गया तो फिर मतलब क्या है ना कोल्ड वार करने की। फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, कह रहे कि फॉर्मेशन हुआ कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट का, तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए क्योंकि जब सोवियत यूनियन टूटा उसमें से 15 देश निकले। कितने देश? 15 देश। तो जाहिर सी बात इंडिपेंडेंट स्टेट बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी मतलब बी भी सही है और सी भी सही है। ओके, तो बी सी कहीं दिख रहा है क्या यहाँ पर? बी और सी, ठीक है। और भी देखते हैं यहाँ पर, देखो बी सी तो दिख रहा है, बी सी यहाँ भी दिख रहा है। ई भी चेक करना पड़ेगा, ई सही है नहीं है। पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यस बिल्कुल सही कह रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जर्मनी जो था पहले यूएसएसआर, जो ईस्ट जर्मनी थी वो यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ईस्ट जर्मनी ने भी अब बर्लिन वॉल को गिरा दिया। अब कह रहा है कि हम यूएस के साथ खड़े हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत से देश, जैसे 15 देश जो यहाँ पर टूटे हैं, ये भी यूक्रेन वगैरह जो हैं यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से सिचुएशन बन चुकी थी कि यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हो चुका था। बात समझ में आ रही है? तो बी सी ई इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आई होप कि चीज़ें समझ में आई, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? ओके, चलते हैं आगे। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट बर्लिन वॉल के बारे में गलत है? फॉल्स बता रहा है। बर्लिन वॉल के बारे में मैंने समझाया अभी आपको, जर्मनी के बारे में समझाया, बर्लिन वॉल कब गिरा, कब बना, क्यों बना, सारी बातें मैंने समझा दी है। तो इसी क्रम का क्वेश्चन भी आ चुका है, आइए देखते हैं। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग कोल्ड वार, मैंने बताया था कोल्ड वार के समय ही शुरू हुआ था। चलो भाई इसको सही कर लेते हैं। अच्छा, इट सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। अच्छा, गलत बताना है ना, ठीक है, तो गलत बताना है थोड़ा, इसको मैं, हाँ ये सही दे रहा है, हमें गलत को टिक करना है इधर, ठीक है। सिमुलाइज डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, ठीक है, ये भी सही कह रहा है कि हम बताए थे कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमी में डिवाइड कर दिया था। बताया रसिया जो था कम्युनिस्ट था और जो यूएस था क्या था, वो कैपिटलिस्ट था, मैंने बताया था ये। इट मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड इन 2 पार्ट्स ऑफ जर्मनी, मैंने बताया था कि इट मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ, अब देखो ध्यान समझना, मैंने क्या बताया था कि जो यूनिफिकेशन नहीं हुआ था, डिसइंटीग्रेशन हुआ था। बर्लिन वॉल की वजह से क्या हुआ कि जो यहाँ पर जर्मनी था इस तरीके से ये 2 हिस्से में टूट गया था, जो कि एक था यूएसएसआर के साइड और एक था यूएस के साइड। तो ये कह रहा है यूनिफिकेशन हो गया था, तो यही तो गड़बड़ है ना। तो यही आंसर यहाँ पर सही करना है, हमको टिक करना है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आंसर तक पहुँचना है। और मैंने बताया था कि 9 नवंबर 1989 को बर्लिन वॉल टूट गया था, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और चीज़ों को समझना है, और ये प्रेरित बैच हमारा आपको और भी प्रेरित करेगा आपको सफलता दिलाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इस क्रम में, ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के लिए आपको डेट आवश्यक है, ठीक है। अब देखो डेट आपको जानना होगा, अगर डेट नहीं पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती है। जैसे देखो यहाँ पर अगर मान लो हमें नहीं पता कुछ भी, आओ चेक करते हैं क्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ए का 2, ए का 1, ए का 4, ए का 2, मुश्किल थोड़ा लग रहा है करने में, ठीक है। कुछ ऐसा दे नहीं रहा सिमिलरिटी। ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म 1990 में, इनफाइनाइट रीच 1998 में। इनफाइनाइट रीच के जरिए अलकायदा पर यूएस ने अटैक किया था। ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच क्या था कि अलकायदा के ऊपर अफगानिस्तान में अटैक किया था, किसने? यूएस ने, ठीक है। ये था इन्फिनाइट रिच ऑपरेशन। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम हुआ था वो 2003 में हुआ था। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ये मैंने बताया ना कि अफगानिस्तान में कूदी थी यूएस, है ना, क्या करने के लिए कि सफाया करके टेररिज्म का, तो वही है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। बात समझ में आ रही है? और जो कि इस तरीके से बेचारे परेशान होते यूएस वाले, है ना, क्योंकि वो छोड़ के भागना पड़ा। अभी भी लेटेस्ट न्यूज़ है कुछ साल पहले की, ठीक है, कि कैसे कैसे डील करके कि इंडिया आओ सपोर्ट करो, इस तरीके की बातें चल रही थी वहाँ पर, है ना। न्यूज़ आप लोग सुना होगा, 1-2 साल पहले की बात है, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन पे आप चलते हैं, आंसर मैच कर लेते हैं हम। तो ए का क्या है? 2, ए का 2 कहाँ है भाई? ए का 2 यहाँ है। बी का 1, ए का 2 और
ए का 2 यहाँ है, ए का 2 यहाँ है, बी का 1, बी का 1 ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है यहाँ पर, सही है। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? तो आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। हाँ, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप लोग को लगता है कि सच में आप लोग को सिलेक्शन लेना है, मैं इतना भी कह रहा हूँ कि यार ये इतना इजी है ना कि आप 50 में 50 स्कोर कर सकते हो। मतलब 50 में 50 आपको करना 40 ही है, लेकिन यहाँ पे 50 में 50 आंसर आप सही कर सकते हो, इतना इजी है। क्यों इजी मैं कह रहा हूँ कि पता है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि बुक से बाहर है। अगर आप कभी आराम से बैठना, कभी दिमाग को शांत करके सोचना कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, आप एनसीईआरटी की जो पतली पतली 2 बुकें हैं खोलना, चैप्टर वाइज खोलोगे और आंसर मिलता जाएगा, लाइन बाय लाइन छापा हुआ है। समझ में आ रही है बात? अगर आप सच में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आप 1 महीने का समय है, अभी भी आसानी से इस चीज़ को क्रैक कर सकते हो, फुल में फुल स्कोर कर सकते हो यार, गारंटी दे रहा हूँ मैं, कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो आप लग जाओ अपने पढ़ाई में। ठीक है, पढ़ना सिर्फ एनसीईआरटी है, नथिंग मोर। ठीक है, हु वाज जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985? ठीक है, 1985 की बात कर रहा है और कह रहा है कि जनरल सेक्रेटरी कौन था कम्युनिस्ट पार्टी का। तो जो जनरल सेक्रेटरी थे वो थे मिखाइल गोरबाचोव। ठीक है, मिखाइल गोरबाचोव 1985 में जनरल सेक्रेटरी बने थे, ये प्रेसिडेंट भी बने थे। ठीक है, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था बाद में। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इस क्रम में, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस। इस इवेंट्स को हमें करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। पहला कह रहा है कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ एशियन, चाइना टेक ओवर तिब्बत, ओपन डोर पॉलिसी अडोप्टेड इन चाइना, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आइए देखते हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी लगानी है तो क्रोनोलॉजी के लिए आपको क्या आना चाहिए, आंसर आना जरूरी है। ठीक है, मतलब कि आपको हर चीज़ों की जानकारी होनी आवश्यक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपको। ओके, ठीक है, देखते हैं हम लोग आंसर की किस तरीके से बन रहा है यहाँ पर। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एशियन, एशियान देश कब बना, तो ये बना 1967 में, 1967 में क्या बना, एशियन कंट्री बनी थी। बात समझ में आ रहा है? 1967 में बना एशियान। ठीक है ना, इसका फॉर्मेशन हुआ था। एशियान में कितने देश हैं, एशियान में कितने देश हैं, तो 10 हैं। कितने हैं, 10, याद रखना है, 10 देश हैं यहाँ पर। ठीक है ना, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है किस एग्रीमेंट के द्वारा एशियान को बनाया गया, किस एग्रीमेंट के द्वारा इसको बनाया गया था, तो ये बनाया गया था किस एग्रीमेंट के द्वारा, तो बैंकॉक एग्रीमेंट के द्वारा एशियान की एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चाइना टेक ओवर तिब्बत, चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया, उसको अपने कब्जे में, 1950 की ये बात है, 1950 की ये बात है। सी है ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्टेड इन चाइना, चाइना में ओपन डोर पॉलिसी को इसने अडॉप्ट किया था, ये कब की बात है, तो ये है 1978 की ये बात है। 1978 में ऐसी सिचुएशन बनी थी चाइना में कि भाई आओ अब हम लोग ट्रेड करेंगे, एक्सटर्नल इंटरनल जो भी ट्रेड चल रहा है, फ्री ट्रेड है ना, तो सारी सुविधाएं भी हम लोग देंगे। इस वजह से तो चाइना, हम लोगों ने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लाया और ये 1978 में ही अपनी ओपन डोर पॉलिसी कर दी थी, आओ भाई अब व्यापार करना शुरू करते हैं। बात समझ में आ रही है? तब तो चाइना आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, और चलो ठीक है, कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, डिटेल पढ़ेंगे हम लोग अपने बैच वगैरह में। नेक्स्ट देखें, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म होता है, तो सबको पता होगा आई होप, है ना, 1900, ठीक है, 45। यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड, यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश हुई कब, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, 1992 में बनी थी यूरोपियन यूनियन। अच्छा बताओ मेरे को, अभी लेटेस्ट कितने मेंबर है यूरोपियन यूनियन के, तो ये है 27 मेंबर, मैं बता रहा हूँ 27 मेंबर हैं अभी यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, और पहले 28 मेंबर थे, पहले 28 मेंबर थे, अब 27 हो गए। इसमें से एक बाहर निकल गया जिसका नाम क्या है, ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन बाहर निकल चुका है यूरोपियन यूनियन से, अब 27 देश हैं यहाँ पर। ठीक है, ये डिटेल इसमें बहुत सा चीज़ें, क्या क्या फ़ायदा, क्या प्रेफरेंस है ना, बहुत चीज़ें हैं। खैर हम लोग तो अभी पीवाईक्यू देख रहे हैं, तो खैर देखते हैं, आगे चलते हैं।
आइए आंसर की ओर चलते हैं कि भाई सबसे पहले कौन आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, इंड हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ पहले चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखो यहाँ पे ही है, यहाँ भी है सबसे पहले। उसके बाद क्या आ रहा है 1950, तो मैं चाइना टेक ओवर। ऑप्शन नंबर डी के साथ बाद बी, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। समझ में आ रही है बात। ऐसे आप लोगों को आंसर तक पहुंचना है, अपने मंजिल तक पहुंचना है। आपका मंजिल तो ये है ना, क्वेश्चन को सही करना, ठीक है। क्वेश्चन सही मतलब कि मंजिल मिल गई, है कि नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इन टू इंट्रोड्यूस द मार्केट इकोनॉमी इन 1970 चाइना नॉट एडॉप्ट। चाइना डिड नॉट एडॉप्ट, है ना। चाइना ने 70 के दशक में क्या किया था, अपनी पॉलिसी वगैरह ओपन की थी, है ना। अपनी मार्केट को रिफॉर्म किया था, मार्केट इकोनॉमी को लेकर के इंट्रोड्यूस किया था, बताया था मैंने अभी 1978 की बात चल रही थी। तो ओपन डोर पॉलिसी लाया था, डिड नॉट एडॉप्ट, तो ये तो लाया ही है। हमें डिड नॉट जो गलत है उसके बारे में बताना है, जो नहीं किया है। प्राइवेटाइजेशन ये भी किया है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ये भी है। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने केस में स्पेशल, हाँ एसीजेड बनाया है वो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एसीजेड बोलते हैं इसको। एसीजेड तो आप क्लास 10th में पढ़े होगे, है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में, है ना। तो ये भी सही है। इसका मतलब गलत कौन सा होगा, ये इससे कोई मतलब ही है क्या, है ना। यूएसएसआर मॉडल, शॉक थेरेपी, कोई मतलब नहीं है। आंसर नंबर 4 सही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर की ओर बढ़ना हम लोग को। ओके, अगला क्वेश्चन है मार्शल प्लान्स रेफर टू। मार्शल प्लान किस चीज को रेफर कर रहा है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है साउथ एशियन ट्रेड एक्ट, नहीं ये नहीं है। इंटरनेशनल फोरम फॉर वॉर क्रिमिनल्स, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका मैसिव फाइनेंशियल हेल्प, ओके गुड। तो अमेरिका ने क्या किया था कि फाइनेंस किया था यूरोप को, कब, जब WW2 खत्म हुई थी तब, है ना। क्योंकि जो यूरोप था उसकी हालत खस्ता हो गई थी, है ना, तो डगमगा गई थी इकोनॉमी WW2 के बाद। हेल्प किया था फाइनेंशियली, है ना। बहुत से देश तो अभी भी कर नहीं चुका पाए हैं, ठीक है, WW2 का जो लिए थे। तो ये बात है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। OECD का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि बता दो भाई इसका फुल फॉर्म क्या होता है। यार ऐसे क्वेश्चन तो आराम से किए जा सकते हैं ना, है ना, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, कहीं है ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक, ये 4 होगा यहाँ पे, फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एशियान इसके बारे में बता दिए कि नहीं बता दिए हैं, पहले बता दिए कब बना था, है ना, 1967 में, ठीक है, बैंकॉक अग्रीमेंट, ठीक है ना। अच्छा, बैंकॉक कहाँ पे है भाई, किसकी कैपिटल, किस कंट्री कैपिटल बैंकॉक, आप प्लीज बताएं कमेंट बॉक्स में अगर आपको आ रहा है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इशू बिटवीन गवर्नमेंट्स ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया। कहे कि बांग्लादेश और भारत के बीच में कुछ इश्यूज हैं, है ना। अभी तो बहुत सी इश्यूज हैं, लेकिन यहाँ पर जिस इशू की बात करें उसी इशू पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। टेररिज्म, देखो भाई टेररिज्म कभी आपने सुना है क्या कि टेररिज्म बांग्लादेश से फैल रहा है, नहीं, टेररिज्म बांग्लादेश से जल्दी नहीं फैलता है, ठीक है ना। बहुत कम, बहुत थोड़ा मोड़ा, कभी नहीं हुआ, कभी सुना नहीं है ना। तो नहीं पता, ये तो पाकिस्तान से पता चलता है कि आज हो गया आक्रमण, ये हो गया, आज हमला वहाँ हो गया, आज हमला वहाँ हो गया, तो ये सब चलता रहता है वहाँ पर। टेररिज्म यहाँ नहीं, तो ये तो समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से समझ लो, मान लो। अब इन्फिल्ट्रेशन वाली समस्या, घुसपैठ बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये भी समस्या बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो समस्या किसकी है, रिवर वाटर की डिस्प्यूट है, यही डिस्प्यूट है गंगा रिवर को लेकर के, ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर के, ये सभी डिस्प्यूट चलती हैं हमारे इनके साथ, ठीक है ना। अभी अभी पता है हम लोग को कि हमने 100वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, है ना, बांग्लादेश के साथ ही किया हमने, है ना। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ किया है बांग्लादेश के साथ। क्या किया था हमने, जो भी टेरिटरी जो डिस्प्यूट थे, टेरिटरी जो डिस्प्यूट थे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, से हमने रिजॉल्व किया था। रिजॉल्व कब किया है, 2014 में, मोदी जी के समय में ये हुआ था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर रिवर वाटर डिस्प्यूट था इसके साथ। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन 1989 इंडियन पीसकीपिंग फोर्स पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका विदाउट अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव बिकॉज, कह रहे कि जो 1989 में जो श्रीलंका पे भारत ने अपनी फोर्स वगैरह भेजी थी वो पुल आउट कर लिए चले आए, क्यों, क्या रीज़न था, इसके बारे में बताना है। इंडिया साइन अकॉर्ड विथ श्रीलंका, हाँ किया था साइन, ठीक है। इंडिया आर्मी गोट इनटू फाइट विथ एलटीटी, एलटीटी के साथ फाइट करना पड़ा हमें, ये भी सही है, ठीक है। ये भी क्या है, सही है। इंडियन गवर्नमेंट वांटेड स्टेबलाइज रिलेशन बिटवीन द श्रीलंका एंड द गवर्नमेंट ऑफ तमिल्स, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं, ये ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आई थी, क्यों आई थी ये पूछ रहा है। इंडिया टू वांट टू लाइक श्रीलंका, नहीं ये भी नहीं है। श्रीलंका तमिल सॉ द इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर, ओके। तो श्रीलंका ये देख रहा था कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में ये लोग क्या कर रहे हैं, दखलंदाजी कर रहे हैं, हमारे इंटरनल मैटर में ये क्यों बोल रहे हैं, इस वजह से ये सिचुएशन चल रही थी यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो क्या बना, ए बी ई, कहाँ दिख रहा है भाई, ए बी, ऑप्शन नंबर 3 सही है यहाँ पर। इन इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वाज सेंट टू श्रीलंका इन, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है ना, गई थी वहाँ पर, चली भी आई तो 1987 में, ठीक है। कब गई थी की बात कर रहा है, ठीक है, तो कब गई थी, 1987, 1987 में, ओके। तो वंस अगेन आप हमारे प्रेरित बैच को ज़रूर से ज़रूर परचेज कीजिए, क्योंकि ये आपको, ये कॉस्ट नहीं है यहाँ पर उन बच्चों को दर्शाया जाए जो क्यूरियस है। हम लोग कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट चाहते हैं कि जो कि हमारे पास आए, हमसे जुड़े और हम उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपनी भागीदारी दिखाएं। वैसे देखो एक बात क्लियर है, स्टूडेंट ही मेहनत करता है, टीचर क्या करता है, सिर्फ उसे बताता है, समझाता है, मार्गदर्शन दिखा सकता है कि इस मार्ग पे चल सकते हो। लास्ट में जो पूरी मेहनत होती है वो एक स्टूडेंट्स की ही होती है। तो बस हम आपको यहाँ पर अच्छे से अच्छा है ना, आपको रास्ता बताने वाले हैं कैसे आप पहुँचेंगे अपनी मंजिल तक। तो ये सिर्फ एक कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर उन बच्चों को हम लोग सेलेक्ट करने का तरीका है, क्योंकि अगर थोड़ा सा आप किसी चीज़ की कॉस्ट रख देते हो ना तो वहाँ पर लोग छोड़ो नहीं, फ्री का चाहिए, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर जो बच्चे प्रेरित हैं जो कि नहीं हमें आना है, हमें चाहिए, हमें जेएनयू जाना है, हमें डीयू जाना है, तो ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए और हम आपके साथ हैं लास्ट तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक आपके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे इस कोर्स के साथ। अगला क्वेश्चन है, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल टिल 2006 वाज, कह रहे कि 2006 तक, ठीक है, कैसी सरकार थी, 6 में कैसी सरकार बन गई, है ना। तो देखो 6 से पहले यहाँ पे थोड़ी सी मोनार्कियल राजा का चल रहा था, लेकिन यहाँ पर उस समय 6 में आकर के यहाँ पर डेमोक्रेटिक सरकार बन गई। यहाँ पर 6 में कई सरकार बनी, यहाँ पर डेमोक्रेटिक सरकार यहाँ पर बन गई। इससे पहले किंग का शासन यहाँ पे चल रहा था, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोल सकते हो उसको हम लोग। इंडियाज इन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान इज ओवर स्ट्रेटजिक इशू लाइज, ओके। तो कह रहे कि इंडिया कन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, इंडिया का हमेशा कन्फ्लिक्ट चलता है पाकिस्तान के साथ किस किस इशू पर। ऑप्शन दिया हुआ पहला, इंपोर्ट नेचुरल गैस फ्रॉम अफगानिस्तान, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है ना। तो मुद्दा तो आपको ही पता है क्या है ना, जम्मू कश्मीर चाहिए उनको है ना। तो इस वजह से चलता है समस्या। रोल ऑफ नॉन रीजनल पावर्स खाने को नहीं है और चाहिए जम्मू कश्मीर, ठीक है। इंडिया डिमांड फॉर परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, ये भी नहीं है। तो मुद्दा क्या है, कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, है ना। तो चाहिए क्या उनको, जम्मू कश्मीर चाहिए, ठीक है, ये समस्या है, ठीक है ना। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। हमें क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है WTO के बारे में, और करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से। WTO से संबंधित यहाँ पर देखना है क्या सही है। इट वॉज इस्टाब्लिश इन 1994, नहीं भाई गलती है, 1995 में हुआ था, ठीक है, 95 में हुआ था।
ऑल डिसीजन टेकन बाय 5 डोमिनेंट इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, कि यही लोग सारे डिसीजन लेते हैं, है ना, सभी देशों का यहाँ पे चलता है, डोमिनेंट यहाँ पे कोई बात नहीं है यहाँ पर। रूल फॉर, हाँ देखो रूल बनाता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, लेकिन यहाँ पर देखो नेशनल जगह थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, ये नहीं देना चाहिए था इसको, ठीक है ना, अगर ये नहीं देता तो ये भी आंसर सही होता है यहाँ पे 95 का तो ये भी सही होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी आपको समझनी है कहाँ पे गड़बड़ी है स्टेटमेंट में, देख रहे हो कैसे गड़बड़ी है यहाँ पर, और इट्स सक्सेस ओके गैट। देखो WTO को आने से पहले हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल ट्रेड्स वगैरह को देखने का काम चलता था वो था GATT का, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं GATT को, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, और ये 1948 में आया था पिक्चर में, ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद फिर से इसको चेंज करके इसका नाम WTO किया गया और ये था 95, ठीक है, तो हम लोग आंसर देख चुके हैं। ओके मिलान करना है, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। आइए देखते हैं, ए टर्म फॉर पीस, रूल ऑफ ग्लोबल ट्रेड, एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स, है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन, ठीक है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट की बात कौन करता है, जो भी NGO हैं ये सब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ठीक है। ए टर्म फॉर पीस की बात करता है IAEA, और बताएं ग्लोबल ट्रेड की बात करता है WTO। अब हमने सारे के सारे मैच करा दिए हैं, आप लोग को आंसर चूज करना है। ए का कहाँ है 4, ए का 4 कहीं दिख रहा है, ए का 4 यहाँ दिख रहा है और ए का 4 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। बी का 1 देखो भाई, बी का 1 यहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है, समझ में आ रहा है। ऐसे आप लोग को चीज़ों को देखो, आप लोग क्या करो ना, एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, सभी डेट को एक बार लिख लो, बार बार देखते रहो, चीज़ें याद हो जाएंगी अपने आप। डेट आपको याद करना मस्ट है यहाँ पर, ठीक है। अगर डेट याद होता है तो आप 20 से 25 क्वेश्चन तो बहुत इजी करके आप सॉल्व कर लोगे, डेट मस्ट है, प्लीज़ याद कर लो आप। वीटो पावर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, वीटो पावर को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। वीटो पावर क्या है, पता है कि जो 5 UN सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो परमानेंट मेंबर हैं उनको वीटो पावर मिला है। मान लो कोई एग्रीमेंट चल रहा है उनके बीच में कि भाई इस इशू पे इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड से टेररिज्म को ख़त्म कर देना है। मान लो एक इशू हमने खड़ा किया कि 5 लोग बैठे हुए हैं, हमने और एक 5 की इशू चली कि भाई टेररिज्म को ख़त्म कर देना है, तो 4 लोगों ने कहा कि ठीक है ख़त्म करते हैं। USA बोला ठीक है, रसिया बोला ठीक है, फ्रांस बोला ठीक है, UK बोला ठीक है, चाइना बगल बोला कि हाँ हम तो सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान टेररिज्म फैलाएगा तो हम तो पाकिस्तान वाले हैं, तो फिर तो ये मुद्दा वहीं बंद हो जाएगा, क्योंकि 5 का सपोर्ट चाहिए होता है किसी भी मुद्दे पर आगे बढ़ाने के लिए, किसी मुद्दे को। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, ए नेगेटिव वोट विच मीन्स फॉरबिड, आई फॉरबिड, फॉरबिड तो मैं मना करता हूँ इस चीज़ को। जैसे चाइना बोला कि मैं टेररिज्म को सपोर्ट करता हूँ, लेट्स से एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि चाइना से, ठीक है ना। तो समझ में आ गई बात, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, सही है। ओके अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इनकरेक्ट को देखना है और कॉन्सिक्वेंस, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या ग्लोबलाइजेशन के। इट इरोड WTO गवर्नमेंट, नहीं ये नहीं, इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट को बताना है, तो ये सही है, ठीक है ना, हमें इनकरेक्ट को चूज करना है। मिनिमल स्टेट, ये भी सही है, कैपिटलिस्ट पॉलिसी ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ने से क्या होता है, ज़्यादातर लोग कैपिटलिस्ट की ओर ध्यान देते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, है ना, फ्री ट्रेड, प्राइवेट की बात करते हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन ये बढ़ जाता है, कैपिटलिस्ट पॉलिसी थोड़ी सी, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, वेलफेयर, थोड़ी सी जो वेलफेयर वाली चीज़ें होती है ना, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी क्लोज है, जैसे हमने अपने यहाँ LPG रिफॉर्म लाया 1991 में, LPG समझ में आ रहा है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हमने कब किया, 1991 में हमने लाया था इस चीज़ को।
तो 1991 में हमने लाया था इस चीज़ को, तो हमने अपनी इकोनॉमी उस समय ओपन करी थी जा करके। तो वैसे ही तो उस समय क्या होता है कि लोग थोड़ा सा प्राइवेट चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। तो जो वेलफेयर वाली पॉलिसी थोड़ी सी होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो वही बात है, वेलफेयर स्टेट विल बी स्ट्रेंथ है, तो ये स्ट्रेंथ नहीं होता, थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ये गलत है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन के कारण कह रहा है ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू कल्चरल होमोनाइजेशन बिकॉज कल्चरल होमोनाइजेशन होता है ग्लोबलाइजेशन के कारण। क्यों होता है बताना है यहाँ पर। राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर होता है क्या? ग्लोबलाइजेशन बढ़ने से एक ही कल्चर बढ़ता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत सारे कल्चर हमारे यहाँ, बहुत से विदेशी आ रहे हैं, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, बहुत से लोग आ रहे हैं यहाँ पे रह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको तो हम, है ना, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इन लार्ज आवर चॉइस। ठीक है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बढ़ता है और हमारी चॉइसें बढ़ती हैं, ये बिल्कुल सही दे रहा है। ठीक है, इम्पोजिंग ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कुछ नहीं है भाई कि आपको आपके ऊपर, है ना, कि कोई इम्पोज कर देगा वेस्टर्न कल्चर, है ना, तो ये भी नहीं है। मॉडिफाई कल्चर विदाउट ओवरहाउलिंग ट्रेडिशन, हाँ ठीक है, ऑप्शन डी भी सही है। तो बी और डी कहाँ दिया है भाई? ऑप्शन नंबर 2 पी एंड डी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? तो आप इस क्वेश्चन को तो ऐसे भी सोच करके कर सकते थे, इसको रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप अपने दिमाग से क्या क्या हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ने से, वैश्वीकरण को बढ़ने से क्या हो सकता है, इस चीज़ को आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आप नहीं थोड़े मोड़े जानते हो फिर भी। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो कि बिना पढ़े भी किया जा सकता है। ठीक है, अपने दिमाग से सोच करके, है ना। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट पॉलिटिकल कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन की वजह से, स्टेट विड्रू फॉर मेनी ऑफ इट्स वेलफेयर फंक्शन। ठीक है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन डिक्लाइन। अरे यार क्या करना है, करेक्ट बताना है ना। ठीक है, ये तो गड़बड़ है। यहाँ पर करेक्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन डिक्लाइन, डिक्लाइन हो तो भाई बढ़ता इंक्रीज होता है, ये है ना। टेक्नोलॉजी क्या होती है? बढ़ती है, अलग अलग देश अपनी टेक्नोलॉजी में देते हैं ग्लोबलाइजेशन बढ़ने से, तो ये तो गड़बड़ है, 4 तो नहीं होगा। सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन इंक्रीजेज, ऐसा है क्या? सिक्योरिटी बढ़ जाती सिटीजन की। लॉ एंड ऑर्डर इंक्रीज, स्टेट विड्रू फ्रॉम मेनी ऑफ इट्स वेलफेयर फंक्शन। ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम लोग जाते हैं। ठीक है, मेन कॉन्सिक्वेंस ये है जो कि मैंने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था पिछले वाले क्वेश्चन में। मतलब एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर थोड़ी सी नॉलेज है ना तो हो जाएगा काम। जेपी जयप्रकाश नारायण बिलोंग टू, ओके, तो कहाँ से बिलोंग करते थे और किस पार्टी की बात कर रहा है? ये पार्टी है तो कम्युनिस्ट, भारतीय जनता जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी, तो ये थे सोशलिस्ट पार्टी से थे, है ना। जयप्रकाश नारायण, है ना, जो कि 1975 की बातें तो आपको याद ही होगी, है ना। इंदिरा गांधी को, है ना, इंदिरा गांधी की सिचुएशन क्या हुई थी 1975 में, उन्होंने क्या क्या मूवमेंट चलाया था, है ना। ओके, चलते हैं आगे। ओके, एस ए डांगे, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ओके ओके, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को यहाँ पे मैच कर देना। चलो ठीक है, करते हैं। जो एस ए डांगे हैं ना, ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। कहाँ से हैं? सीपीआई पार्टी से थे, और सीपीआई पार्टी को 1925 में बनाया गया था, 1925 में, 1925। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। 1925, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ, ओके, ये भारतीय जनसंघ से हैं भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1951, 1951, ठीक है। अशोक मेहता, ठीक है, अशोक मेहता और मिन्नू मसानी, ठीक है। अच्छा चलो, अगर मान लो हमारे पास सिर्फ ये 2 हैं, तो क्या इसके आधार पे आंसर को हम मैच कर सकते हैं? क्या इस देखते हैं, एक बार ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ए का देखते हैं 4 कहीं मैच कर रहा है क्या? ए का देखो, ए का देखो, ए का देखो, ए का 4, मतलब कि सिर्फ आपको एक पता है ना। आप कहाँ पहुँच गए अपने आंसर के पास। मान लो कि ये दोनों हमें नहीं पता हो, मान लो कि किसी स्टूडेंट को ये पता ही ना हो और फिर भी हमें आंसर लगाना हो, तो आपको ऐसे डांगे पता है कम्युनिस्ट पार्टी, आप चले अपने आंसर के पास, ए का 4। बात समझ में आ रही है?
तो सी का भी लगा सकते हो आप देख करके, डी डी का भी लगा सकते हो आप देख करके। बात समझ में आ रही है ना? चलो आगे चलते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सभी आना चाहिए, कुछ अगर कुछ भी पता है तो आप करके ले गए, है ना? तो हर चीज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। आइडेंटिफाई द लीडर हु सेड इन 1963, क्या क्या कहा था इन्होंने, किसने कहा था पूछ रहा है। कांग्रेसमैन शुड रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस टू मेक वे फॉर द, अच्छा सीनियर कांग्रेसमैन को यहाँ पे इस्तीफा देना चाहिए और नए नए, है ना, लोगों का पार्टी में आना चाहिए। ये बात किसने कहा था? तो ये कहते के कामराज ने ये बात कहा था, है ना। काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट थी इनकी, है ना, कि भाई सीनियर हो चुके हो, नए लोगों को भी आने का मौका दिया जाए। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखना है, यहाँ भी मैच कराना है चीज़ों को। ओके, तो यहाँ भी चीज़ों को मैच करके चलना है कि क्या सही है क्या गलत है। चलो देखते हैं। सबको पता होगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब आया था? पता है कब आया था? 1956 में, 1956 में आया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था 1956 में। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं, क्या काम था इसका? स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अगर मैं पूछूं कि कौन सी कमीशन ने ये बात कही थी, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, कौन सी कमीशन ने कही थी कि हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पे, है ना? तो ये था फजल अली, है ना, फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन था। बात समझ में आ रही है? तो फजल अली कमीशन ने कहा था कि भाषा के आधार पर आप राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हो। और जो पहला जो राज्य था जो कि भाषा के आधार बना था वो था कौन? आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश था, 1953 में ही बन गया था ये, ठीक है, भाषा के आधार पर। अगर ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कौन कौन सी कमेटी को बनाया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन सी कमेटी बनी थी अभी तक? तो देखो, पहली जो कमेटी बनी थी वो धर कमेटी बनी थी, पहली जो कमेटी बनी है धर कमेटी बनी है। दूसरी बनी थी जेबीपी बनी थी, जेबीपी धर बनी थी 1948 में, ठीक है। और फिर उसके बाद जेबीपी में 3 मेंबर है, एक है जवाहरलाल नेहरू भी है, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोग हैं जेबीपी कमेटी में। ये भी बनी थी चेक करने के लिए कि हम लोग भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन कर सकते हैं नहीं, ठीक है। तब लास्ट में जाकर के 1953 में बना कौन सी कमेटी? फजल अली। और फजल अली ने 1955 में रिपोर्ट पेश किया और इसको लागू किया गया 1956 में। एक्ट बना कब? 1956 में। तो पूरी की पूरी मैंने इसकी कहानी बता दी। और ये भी याद रखना कि जब फजल अली कमीशन ने ये रिकमेंड किया तो क्या हुआ कि 1956 में, एक मिनट, 1956 में 14 स्टेट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 14 स्टेट बने, 14 स्टेट बने और 6 ठो बनी यूनियन टेरिटरी, 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी। बात समझ में आ रही है? इस चीज़ों को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी कमेटी कब कब क्या क्या कम की है। ओके, तो यहाँ पर मैच कर लेते हैं भाई हम लोग। तो रीड्राइंग द बाउंड्री ऑफ स्टेट, तो डी का 4 हो गया। डी का 4 कोई मैच कर रहा है क्या? देखो जरा, डी का 4 यहाँ है और यहाँ है, ठीक है, ओके। उसके बाद है विशैलेंद्रा मूवमेंट, तो ये है तेलुगु से, है ना। तो सी का 4 देखते हैं, सी का 4 इसमें है क्या? कहीं सी का 3 और सी का 3 है और सी का 1 है। ओके ओके, गड़बड़ हो गया क्या कुछ? सी का 4, ओके, हाँ सी का 4 यहाँ पे है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। एक मिनट रुक गया जरा सा, इसको गड़बड़ हो गया कुछ। देखो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ये क्या कर रहा है? रीड्रॉइंग द बाउंड्री ऑफ स्टेट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, स्टेट एग्री विद बिकमिंग पार्ट ऑफ यूनियन, ठीक है। मर्जर एग्रीमेंट, ठीक है। स्टेट यूनिट विद स्टेट सेंटर, तो ए का 2, ठीक है। बी का 1, ठीक है। और सी का 4, ठीक है। डी का 3, हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, चलो ओके, आगे क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेट टू क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो वही क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को अभी हम लोग पढ़ के जा रहे हैं, कौन कौन सा स्टेट कब कब बना था, रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही है। तो क्या डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री ऑफ झारखंड और छत्तीसगढ़, तो पता है कि झारखंड बिहार से निकला, झारखंड कहाँ से निकला? बिहार से, ठीक है। और छत्तीसगढ़ कहाँ से निकला? एमपी से। तो एमपी से ये निकला और बिहार से ये निकला।
कब दोनों निकले हैं? तो दोनों के दोनों 2000 में निकले हैं, 2000 में दोनों बने हैं। चलो, फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश और लिंग्विस्टिक लाइन मैंने बताया कि ये 1953 में ही हो गया था, 1953 की बात है ये। क्रिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल जोन, ज्योग्राफिकल जोन के आधार पर हिमाचल प्रदेश को 1966 में बनाया गया है। और ध्यान देने वाली बात है, ये रिपोर्ट किसने की थी? शाह कमीशन की रिकमेंडेशन है, शाह कमीशन। इस चीज़ को याद रखना है, शाह कमीशन के रिकमेंडेशन पे। देखो, पहले एक पंजाब प्रांत हुआ करता था, पंजाब प्रांत में से हरियाणा को निकाला गया और हिमाचल प्रदेश, जो पहाड़ी इलाका था उसको हिमाचल प्रदेश बनाया गया, और जो यहाँ पे हिंदी बोलते थे उसको इसको बनाया गया, ठीक है, हरियाणा को बनाया गया, ठीक है, और पंजाब बना अलग। तो समझ में आ रहा है? तो हिमाचल प्रदेश 1966 में शाह कमीशन, ये सारी बातों को याद रखना है। क्रिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल जोन, तो 1966 मैंने बता दिया यहाँ पर। फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र गुजरात, ये 1960 में हुआ है ना। बॉम्बे जो था, बॉम्बे से कट करके, है ना, बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर जो मराठी बोलते थे वो महाराष्ट्र बन गया, जो गुजराती बोलते थे गुजरात बन गया। तो बॉम्बे से महाराष्ट्र गुजरात बन गया 1960 में। फॉर्मेशन ऑफ मेघालय, मेघालय का फॉर्मेशन होता है 1970 में, 1917 में। अब आप आराम से क्रोनोलॉजी लगा सकते हो, मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी क्रोनोलॉजी लगाने में। बात समझ में आ रही है? तो चला जाए आगे। ओके, फिर चलते हैं आगे, लगा दे क्रोनोलॉजी हम। चलो देखते हैं पहला कौन आ रहा है। तो पहले कौन हो रहा है भाई यहाँ पर? हाँ, तो पहले तो ये बन रहा है ना, फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, बी। तो अभी बी सबसे पहले कहाँ आ रहा है? ये दोनों में आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं बी के बाद क्या आ रहा है। बी के बाद 1960 आ रहा है, ठीक है। तो बी के बाद क्या आ रहा है? 1960, फॉर्मेशन ऑफ गुजरात। तो बी के बाद सी, ठीक है। बी के बाद डी, बी के बाद क्या आ रहा है? डी आ रहा है, ठीक है, 1960, फॉर्मेशन ऑफ गुजरात, ठीक है, हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1, द फर्स्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल फंड। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, है ना। और पहला चैप्टर में ये आपको मिलेगा, पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर खोलोगे और इंडियन पॉलिटिक्स में पहले चैप्टर में ही ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और ये कौन सा है? मणिपुर। मणिपुर 1948 में ही इलेक्शन हो गया था, ठीक है। वहाँ पे मोनार्की चलती थी उस समय, ठीक है, फिर भी वहाँ पर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, ठीक है, इलेक्शन हो गया था। डिटेल में पढ़ेंगे अपने इस बैच के द्वारा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में बताना है कि क्या क्या हुआ था पहले 5 साल के जो प्लान बनते थे। कि पता है कि पहला जो 5 ईयर प्लान आया था 1951 में आया था। कब आया था? 1951 में। प्लानिंग कमीशन भी बनाया गया था इसके लिए, प्लानिंग कमीशन बनाया गया था कि भाई कैसे अपने देश को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। प्लानिंग कमीशन कब बनी थी? प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में ही बन गया था। बात समझ में आ रही है? तो इसको प्लान करने के लिए प्लानिंग कमीशन भी बनाया गया था, ठीक है ना। अब पता है कि प्लानिंग कमीशन को हटाकर अब क्या बन गया है? नीति आयोग। क्या बना? नीति आयोग। कभी कभी नीति का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 में, 1 जनवरी 2015 में बना दिया गया था नीति आयोग को, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। बात समझ में आ रही है? बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो पहला 5 ईयर प्लान 1951। अच्छा, कभी कभी पूछता है कि जो पहला बोलते बोलते खांसी, तो पहला जो 5 ईयर प्लान था, कभी पूछता है कि कौन इसका मॉडल क्या था, क्या नाम था। इसे बोलते हैं हेरोड डोमर मॉडल। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कहीं, हेरोड डोमर मॉडल, हेरोड डोमर, ठीक है, मॉडल। इसको काफ़ी प्रचलित है ये हेरोड डोमर मॉडल के नाम से। और ये एग्रेरियन, एग्रीकल्चर के लिए था, ये कृषि के लिए पूरा का पूरा ये था पहला 5 ईयर प्लान। इस बात को याद रखना है, कृषि सेक्टर के लिए था, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए था। तो ये ट्रेडर्स एग्रेरियन सेक्टर, यस बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट ऑफ इन डैम एंड इरिगेशन फैसिलिटी वेयर गिवन प्रायोरिटी, यस, ठीक है, डैम पर दिया गया था। प्लानर वांटेड टू राइज नेशनल इनकम थ्रू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर नहीं है भाई, मैंने बताया इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकेंड वाले के पार्ट है। ओके, इट वाज फॉर्मुलाइज बाय पीसी महालनोबिस, नहीं, मैंने बताया तो अभी यहाँ पर ये है, कौन है? हेरोड डोमर मॉडल है ये, पीसी महालनोबिस नहीं है, ये सेकेंड में आते हैं। सेकेंड पीसी महालनोबिस का जो मॉडल है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए है। सेकेंड 5 ईयर प्लान इनका है। बात समझ में आ रही है? इस बात का ध्यान रखना है। इट फोकस ऑन लैंड रिफॉर्म एग्रीकल्चर सेक्टर, हाँ भाई ठीक है। तो ए बी ई कहीं दिख रहा है क्या?
ABE ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं यार, अगर ऐसे ऐसे अगर 8 से 10 सेट कर लो ना, पूरा पूरा खत्म हो गया कहानी, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शंस विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। ठीक है, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी की बात कर रहा है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसके बारे में बताना है यहाँ पर, ठीक है। नेहरू हैड ऑलवेज पुट हिज फैथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है, नेहरू हमेशा फेथ रखते थे साइंस और टेक्नोलॉजी पे। कम्युनिस्ट एंड इंट्रोड्यूस न्यूक्लियर, ओके गलत दिया है यहाँ पर, 1960 नहीं है, 1964 में किया था चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1964 में, ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिड नॉट इम्पोज द एनपीटी ऑन द वर्ल्ड, सही बात है, इन्होंने नहीं किया था, तो ये सही है। इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर इट्स सिक्योरिटी एंड यूज ड्यूरिंग वॉर, हाँ ठीक है, ये भी सही है। न्यूक्लियर क्या पूछ रहा है, रिस्पेक्ट टू इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी, ठीक है। इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर इट्स सिक्योरिटी एंड यूज ड्यूरिंग वॉर। ए न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 1940 अंडर, नहीं ये गड़बड़ है, ठीक है ना। ए न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड 1940 अंडर गाइडेंस ऑफ होमीजे भाभा, यस बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही हुआ भाई, ये तो गड़बड़ हो गया, बी तो गड़बड़ था, तो बी हमने कट कर दे रहा है, यहाँ पर बी कट हुआ, यहाँ पर बी कट हुआ, इसका मतलब देखो 2 होगा सही या फिर 4 होगा सही, तो नेहरू वाला तो सही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए कहाँ मिल रहा है, तो ACE सही है यहाँ पर, ठीक है। ACE क्या है, ACE बिल्कुल सही है यहाँ पर ऑप्शन। समझ में आ गया आप लोग को, चलते हैं आगे। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन करेक्ट सीक्वेंस, इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, क्रोनोलॉजी में लगाना है इसको। कह रहे कि साइनिंग ऑफ ताशकंद एग्रीमेंट, फिर से वही डेट याद करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है, डेट याद करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना आपको। साइनिंग ऑफ द ताशकंद एग्रीमेंट ये हुआ था 1966 में। ताशकंद कहाँ की कैपिटल है मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में करके, ठीक है। ताशकंद में कौन गया था एग्रीमेंट करने के लिए, तो लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, LB शास्त्री मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान से जो वार चल रहा था, है ना, उसको थोड़ा सा समझौता करने के लिए USSR की हेल्प इसमें ली जा रही थी, USSR हेल्प कर रहा था इसमें, है ना। तो पाकिस्तान और इंडिया के डायलॉग चल रहे थे यहाँ पर, ठीक है ना। वहीं पे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी ताशकंद में, ठीक है। चाइना लॉन्च ए मैसिव इन्वेजन ऑन इंडिया, 1962 की ये बात है। फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन इन इंडिया, पहला हमने किया था टेस्ट 1974 में किया था। ब्रिटेन अटैक इजिप्ट ओवर सुएज कैनाल, ये किया है 1956 में किया है। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस ये तो सबसे पहले की बात है, 47 में ही ये हो गया था। तो इस तरीके से बच्चा लोग आपको याद करना पड़ेगा क्या, डेट, डेट याद है, आंसर बन गया। पहला ई से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन, अच्छा ये 2 लोग हो गए है ना, मुझे तो लगा कि हो जाएगा, 2 लोग आ गए ई वाले। ई के बाद देखो कौन आ रहा है, ई के बाद 56, हाँ 56 आ रहा है। ई के बाद डी कहीं दिख रहा है क्या, ई के बाद डी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आराम से, ठीक है आप लोग। ओके, द इंडियन नेशनल आर्मी वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाई, किसके द्वारा किया गया था, तो ये थे, पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 1942 की घटना है ये, है ना। वैसे मोहन सिंह ने किया था, इसको किया था मोहन सिंह ने, कहाँ पर किया था, तो सिंगापुर में। कहाँ पे किया था, सिंगापुर में किया था, लेकिन 1943 में इसके मेंबर बन जाते हैं नेताजी, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। वैसे आंसर यहाँ पे है नेताजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। द फर्स्ट समिट ऑफ नाम, नाम की पहली समिट, नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसकी पहली समिट कहाँ पर हुई थी, क्वेश्चन ये है, ठीक है। पहली समिट कहाँ पर हुई थी, इसके बारे में जानना है। तो देखो, तो ओके, न्यू दिल्ली नहीं, बेलग्रेड, यस बेलग्रेड में हुआ था 1961 में, सितंबर 1961 बेलग्रेड में हुआ था। नाम क्या था, ऐसा ग्रुप, ये कोल्ड वार बताया ना, US और USSR, तो जो नए नए कंट्री जो बन रहे थे वो कहा कि नहीं हम इसके साथ जाएंगे और ना ही इसके साथ जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारा एक अलग ग्रुप रहेगा जिसका नाम रहेगा नाम। समझ में आ रही है, जैसे इंडिया जैसी कंट्री, श्रीलंका, है ना, ये सब जो साउथ एशियन जो मैक्सिमम कंट्री, जो भी नए नए अफ्रीकन कंट्रीज नए नए जो आज़ाद हो रहे थे, वो सब लोग क्या मिलकर बनाए नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। हम लोग किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे, गठबंधन नहीं करने वाले, तुम लड़ते रहो अपने में, हमें मतलब नहीं है लड़ने से। 1960 वेर लेबल्ड एज,
1960 को हम क्या कहते हैं? डेंजरस डिकेड, सेफ डिकेड, प्रोग्रेसिव डिकेड या फिर रिग्रेसिव? 1960 का जो सीजन अभी मैंने बताया, चाइना अटैक, पाकिस्तान अटैक, बात समझ में आ रही है ना? उसी में नेहरू की मृत्यु हो गई, नेहरू की मृत्यु हो गई इसी में, 1964 में मृत्यु भी हो गई। फिर लाल बहादुर शास्त्री बन जाते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री उसके बाद। बात समझ में आई? ये सारी समस्याएं, और उसी में क्या होता है कि उस समय वर्षा नहीं होती, बारिश नहीं होती है, मानसून खराब होते हैं, एग्रीकल्चर खराब हो जाती है ना? एग्रीकल्चर भी खराब हो जाती है, तो इसको डेंजरस डिकेड कहा गया भारत के लिए। डेंजरस डिकेड, खराब, बहुत ही डेंजरस था, खतरनाक डिकेड था ये। 10 साल का जो समय था वो काफ़ी बुरा रहा कि भारत के लिए। हमारे इतने अच्छे से अच्छे प्रधानमंत्री की यहाँ पर डेथ हो रही है, लाल बहादुर शास्त्री जैसे, नेहरू जैसे, ठीक है। तो ये सारी समस्या, डेंजरस डिकेड था यहाँ पर। जय जवान जय किसान का नारा भी इसी की वजह से दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, क्योंकि एक तरफ से जवान हमारे बॉर्डर पर लड़ रहे थे और एक तरफ से एक जवान कौन है, किसान, वो भी एक जवान ही है, क्योंकि पूरे भारत का पेट भरने का काम कर रहे हैं। मौसम खराब हो चुका है, इस वजह से जवानों के लिए उन्होंने जय जवान कहा, किसानों के लिए जय किसान कहा। तो जय जवान जय किसान क्यों कहा, समझ में आ गया? ओके, चलो। व्हाट इज डिफेक्शन? डिफेक्शन क्या होता है? जब कोई, चलो मैं बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ कहीं, when the individual migrate to another country, नहीं, पार्टी विद डिफरेंट एडोज, नहीं, ए कैची नहीं, ये सही है। एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लिविंग द पार्टी, जो पार्टी छोड़ रहे हैं, हुज टिकट ही से हैज़ बीन इलेक्टेड, जिसके टिकट पर आप चुन करके आए हो, जीतने के बाद किसी और पार्टी ने आपको खरीद लिया, इसे बोलते हैं, है ना, डिफेक्शन। क्या बोलते हैं? डिफेक्शन। इसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आया एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या आया? एंटी डिफेक्शन लॉ। बात समझ में आ रही है? इसी को खत्म कर लेके आया है एंटी। कब आया? वो देखते हैं कब आया। 1985 में आया। कब आया? 1985 में। कौन सा अमेंडमेंट? तो 52वां अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट के द्वारा, 52nd अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ, कि अब कोई बार बार जो गुट बदल रहे हो ना, दल बदल कानून इसे बोलते हैं हिंदी में, दल बदल कानून। दल को मत बदलो, एक ही दल में रहो, जिसे जीत गए उसको उसी में रहो, ठीक है। ऐसी बात की गई थी यहाँ पर। स्पेशल सेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ पर होगा, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये बात किसने कही थी? वो कौन एड्रेस कर रहे थे? तो ये कर रहे थे जब हमारा देश जिस दिन आज़ाद हो रहा था 1947 को, उस दिन की ये बात है। तो ये ट्रस्ट विद डेस्टिनी की बात जवाहरलाल नेहरू करते हैं अपनी स्पीच में, ठीक है। जो स्पीच से संबोधित करते हैं पूरे भारत देशवासियों को, वहाँ पर ट्रस्ट विद डेस्टिनी की बात करते हैं। ओके, आइए देखते हैं, मैच करते हैं यहाँ पर, कहाँ कहाँ मैच होने वाला है, देखते हैं। ओके, पर्सनल लॉ एंड जेंडर जस्टिस। पर्सनल लॉ और जेंडर, शाहबानो केस है ना, जेंडर जस्टिस से रिलेटेड है ना, मुस्लिम का केस था, मुस्लिम वोमेन का केस था। अब कह रहे कि ग्रोविंग स्ट्रेंथ ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स। रीजनल पॉलिटिक्स कब बढ़ती है? तो कोलिशन गवर्नमेंट जब बनती है तब रीजनल पॉलिटिक्स बढ़ जाती है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं कि क्या ये दोनों से काम चल जाएगा हमारा, देखते हैं, ट्राई करते हैं। सी का 4 हमने लगाया, सॉरी डी का 4 लगाया हमने। डी का 4 कहीं दिख रहा है? अच्छा, डी का 4 यहाँ दिख रहा है। अब देखो ये आंसर मिल भी गया हमें, वाह। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे मतलब तो एक भी आ रहा है तो चला गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हमें क्या करना है? अपने मंजिल तक पहुंचना है भाई। सबसे इजी रास्ता मंजिल तक पहुंचने का चाहिए आपको, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट इन 1990s, है ना। हमें सही ऑप्शन को चूज करना है 1990 के डेवलपमेंट के हिसाब से। चलो देखते हैं। पहला दे रहा है कि इलेक्शन ऑफ 1989 मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। 1989 का इलेक्शन, यस बिल्कुल सही दे रखा है। सही बताना है ना, करेक्ट बताना है, हाँ ठीक है। तो ये सही दे रखा है। राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, एलटीटी, हाँ बिल्कुल सही है। और मैं डेट बता देता हूँ, यहाँ पर डेट नहीं लिखा है, तो 21 मई को हुआ था, 21 मई को हुआ था। चलो भाई, डेट भी हो गया। ओके, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म यूर इनिशिएटेड बाय वीपी सिंह। वीपी सिंह नहीं होगा, उल्टा कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा? पीवी। क्या हो जाएगा? पीवी। और क्या आगे? नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, ठीक है। तो पीवी नरसिम्हा राव ऐसे समझना है, वीपी को पीवी कर देना है, ठीक है। तो पीवी नरसिम्हा राव थे, ये वीपी सिंह नहीं थे। गड़बड़ है, मतलब तीसरा वाला सी गड़बड़ है यहाँ पर। सी काटो, सी कट गया,
सी कट गया, सी कट गया, ऑप्शन मिला कि नहीं, सी कटते ही आपको आंसर मिल गया, ठीक है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, तो ए बी ई इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये 1989 में यूपीए नहीं बनाया था, यूपीए गड़बड़ है यहाँ पर, ठीक है। किसकी सरकार बनी थी? नेशनल फ्रंट की सरकार बनी थी, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनी थी यहाँ पर, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनी थी, ये एक अलायंस सरकार थी, ठीक है, गठबंधन वाली, इसीलिए कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि इंड हो गया था किसका? कांग्रेस सिस्टम का, देख रहे हो? तो यहाँ से यहाँ पता है, यहाँ पर एनसीईआरटी के एक लाइन उठा उठा कर पटक दिया, यहाँ पर एनसीईआरटी का लाइन पटक दिया, यहाँ पर ऐसे रीड करो या रीड करो या, अभी समय है, 1 महीने का समय है ना, हो जाएगा आराम से। तो ये तो हो ही गया, ऑप्शन नंबर में मिल ही जाएगा आपको। ओके, प्लेस द स्टेटमेंट इवेंट द इन सीक्वेंस विद रिगार्ड टू एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल, ठीक है, ये नेपाल को नेपाल लिखा हुआ है, ये नहीं कर लेना भाई, ठीक है। तो यहाँ पर पहला तो होगा नेपाल, माओइस्ट नेपाल हुआ सक्सेसफुल, पहला होगा। उसके बाद सिचुएशन चलती है यहाँ पर, किंग ऑफ एक्सेप्टेड डिमांड फॉर ए न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहला ये होने वाला है और दूसरे में ये होने वाला है, दूसरे नंबर पे। उसके बाद किंग पार्लियामेंट पहले, उसके बाद आएगा थर्ड नंबर पे बी वाला आएगा, देखते हैं यहाँ पे सही मैच कर रहा है क्या। तो सबसे पहले क्या होने वाला है, कौन सा पहले, पहला 1 हो रहा है ना, ए हो रहा है, तो ए सबसे पहले कहाँ मिला? यहाँ, ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर लो, ठीक है। द जनरल इलेक्शन ऑफ 1967 popularized saying that one could take a train from Delhi to Howrah and not pass through a single Congress ruled state, है ना। तो ये बताना है कौन था ये, और ये क्या था? द गवर्नमेंट इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की बात कर रहा है यहाँ पर, 1967 की बात कर रहा है, ठीक है ना। पॉपुलराइज सेइंग दैट वन कुड बी टेक ए ट्रेन, अगर कोई एक ट्रेन पर बैठता है, दिल्ली से हावड़ा तक पहुंचता है, और कोई भी सरकार उसको नहीं मिलती है, किसकी? कांग्रेस की। तो सारी जो सरकार नॉन कांग्रेसी सरकार है, स्टेट मतलब कि नॉन कांग्रेस सरकार बनना शुरू हो गई है। और ये बात कब की है? 1967 की ये बात है। बात कब की है? 1967 की। तो क्या होगा यहाँ पर? एसबीडी फॉर्म द डिफरेंट स्टेट बाय द पार्टीज हैविंग आइडेंटिकल आइडियोलॉजी, अलग अलग आइडियोलॉजी की पार्टी मिल करके सरकार बना रहे हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पर कांग्रेस से खत्म हो चुका है यहाँ पर जो स्टेट में थे। यूएस इन्वेडेड इराक अंडर द कोड नेम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक है, इन द ईयर, अच्छा 2003 में ये किए थे, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला है, ओके, आई थिंक 40 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर दिए क्या? हाँ 40 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यहाँ पर आपको पैसेज मिलेंगे 5-5 करके, 10 पैसेज हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन चूज करना है हमें। आइडेंटिफाइड कैंडिडेट वर नॉट ए मेंबर ऑफ एलाइन ग्रुप, आप लोग इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना, जो भी पैसेज में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर कौन सा कंट्री एलाइन का पार्ट नहीं है? तो नॉर्थ कोरिया एलाइन का पार्ट नहीं है, ठीक है, नॉन एलाइन ग्रुप का पार्ट नहीं था नॉर्थ कोरिया, ठीक है। उसके बाद द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री अचीव फ्रीडम फ्रॉम रिचर कंट्री, है ना, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है वो रिचर कंट्री से क्या कर रहे हैं? फ्रीडम पा रहे हैं। आइडेंटिफाइड द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम, कैसी फ्रीडम मिल रही है उनको? तो पॉलिटिकल फ्रीडम वहाँ पर मिल रही है उनको, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा इसको, ठीक है, उसमें मेंशन है चीज़ें। द मेन एम ऑफ लिस्ट डेवलप कंट्रीज, मेन एम क्या था भाई? मेन एम क्या था हमारा देश आज़ाद होने के बाद? गरीबी को खत्म करो, बहुत से लोग गरीब है, मर रहे हैं, ठीक है। टू डेवलप इकोनॉमिक पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। अगला है द कंट्री दैट वेर कैटेगराइज एज लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, है ना। तो किस कंट्री को हम लोग लिस्ट डेवलप कंट्री कैटेगरी में रख रहे थे? तो जो भी देश तुरंत आज़ाद हो रहे थे वो कैसी कंट्री थी? नाम वाली कंट्री थी, NAM, तो नॉन अलाइन कंट्री। क्या है नेक्स्ट? आइडेंटिफाई द आइडिया ऑफ ओरिजिनेटेड अपलिफ्ट द LDCs, है ना, लिस्ट डेवलप कंट्री टू पाथ ऑफ डेवलपमेंट, है ना। तो ये नाम था, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई? एज द ओके दिस इवेंट फाइनली लेड टू द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, अच्छा ठीक है, ओके, इंडियन इलेक्शन 1970, ठीक है ठीक है ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ 25 जून 1975। अब कह रहे कि द स्लोगन गरीबी हटाओ वाज गिवन बाय, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। स्लोगन गरीबी हटाओ ये किसने दिया था? तो गरीबी, एक तरफ से देखो, एक तरफ से मुद्दा चला गरीबी हटाओ और एक लोग कर रहे हैं इंदिरा हटाओ, ठीक है, काफ़ी अलग से मज़ेदार मुद्दे चल रहे थे यहाँ पे। तो ये थे गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी का ये था नारा था, 1971 की बात है, इलेक्शन में इन्होंने अपना मुद्दा अपना आवाज़ लगाया था, गरीबी हटाएंगे, है ना। लेकिन
बनने के बाद प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं होता, इसीलिए 1975 में काफ़ी समस्याएं इनको झेलनी पड़ जाती है। ठीक है, तो सब लोग बोल रहे थे, ये बोल रही थी गरीबी हटाओ, और सब लोग बोल रहे थे इंदिरा हटाओ। ठीक है, ये नारे चल रहे थे उस समय, है ना। तो इन विच टू स्टेट स्टूडेंट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द राइजिंग ऑफ फूड प्राइस। ठीक है, आप पढ़ोगे यहाँ पे गुजरात और बिहार की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, तो गुजरात एंड बिहार, बिहार एंड गुजरात। ठीक है, ये जेपी मूवमेंट था, जयप्रकाश नारायण जो आंदोलन चला रहे थे, काफ़ी प्रभाव था उनका विद्यार्थियों वगैरह को लेकर के। हु ऑर्गेनाइज द रैली स्ट्राइक इन 1974, 1974 में रेलवे स्ट्राइक किया था इन्होंने, रेलवे स्ट्राइक, है ना। तो ये रेलवे स्ट्राइक कौन किए हैं भाई, जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था रेलवे स्ट्राइक को। ठीक है, 1974 में, 1974 में। ऑन व्हाट कंडीशन डिड जयप्रकाश नारायण लेड टू बिहार स्टूडेंट मूवमेंट, है ना। तो किस इनका था कि भाई जो भी समस्याएं हैं, प्राइस वगैरह बढ़ रहे हैं, सब कम कर दो। ठीक है, इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को लेकर 1975 में काफ़ी विवाद चल रहे थे, है ना। आप लोग पढ़िएगा इसको, सब सारी चीज़ें मेंशन है इसमें। जो विवाद चल रहे थे उसमें एक केस भी आता है 1973 का, केशवानंद भारती केस, जिसमें कि पता है जो इंदिरा गांधी थी वो जुडिशरी के पावर को कम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जुडिशरी अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो यही है डिक्रीजिंग द पावर ऑफ जुडिशरी किया जा रहा था, लेकिन अलग केस के द्वारा जुडिशरी अपनी पावर को फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, ओके, तो फाइनली क्वेश्चन कंप्लीट, और आई होप कि मज़ा आया होगा आपको टोटल क्वेश्चन देख करके, कैसे पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आप हमारे इस बैच को, प्रेरित बैच, जो कि आपको आपकी सफलता के लिए लगातार प्रेरित करता रहेगा और आपकी सफलता में फाइनली हेल्प करेगा और आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ये दिलाएगा ही दिलाएगा। ठीक है, तो आप ये बैच को परचेज कर सकते हो ओनली एंड ओनली 999 रुपये। 999 रुपये कोई एक वैल्यू की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर, वैसे स्टूडेंट को हम ले रहे हैं जिनको हम लोग आगे बढ़ा सकें। ठीक है ना। और ठीक है, तो फाइनली हम लोग इस सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।